नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome to Study for Civil Services YouTube channel. This video will be based on economic compilation. ये इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, कॉन्सेप्ट्स थी, वो हमने उन दो वीडियोस के तहत कवर किया है। ये जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर पहला टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक सर्वे 2022। पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे एंड देन सर्वे ने किस चीज के बारे में क्या कुछ कहा है इसको हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इकोनॉमिक्स को बहुत आसान करके समझेंगे, पढ़ेंगे और अंत में जो है खुश होते हुए कि हमें इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आई है, याद हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आएंगे। थोड़े से एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफी चाहूंगी पहले ही। देखिए, मैं बहुत ज्यादा रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वैसे तो शांति है, बट डॉग्स की बार्किंग का एक आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वॉइस को लेकर मेरी तरफ से थोड़ी सी माफी है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। बाकी वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें कवर करा दूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2022 इसको प्रेजेंट किया था जो फिनेंस मिनिस्टर थी हमारी, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, इसके बाद देखिए प्रेजेंट किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसकी जो सेंट्रल थीम थी वो थी क्विक अप्रोच, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, यानी कि हर साल इसको रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ये ध्यान रखना है। देखिए, ये क्या करता है, ऑथोरिटेटिव जो होता है डाटा और अपडेटेड डाटा सोर्स जो है इंडिया की इकोनॉमी से संबंधित, वो इसमें देखिए प्रेजेंट की जाती है। दरअसल ये दो चीजें बताता है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, है ना, वो बेसिकली क्या रिपोर्ट पेश करती है इकोनॉमी की, जो पिछले एक साल में हालत रही थी, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार से परफॉर्म किया था, उस बात को लेकर गवर्नमेंट का क्या विजन है, बेसिकली उसको प्रेजेंट करता है। साथ ही जो मेजर चैलेंजेस होते हैं इकोनॉमी के, उनको बताता है, उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस की भी बात करता है। आपने देखा होगा 2 वॉल्यूम में रहता है। एक वॉल्यूम पिछले एक साल में जो भी डाटा रहा था, जिस तरह के ट्रेंड्स देखे गए थे, जो भी इकोनॉमी की एक आप कह सकते स्थिति थी, उसके बारे में बात करता है। वॉल्यूम 2 जो होता है वो क्या आने वाले टाइम में रहेगा, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज, विजन है, किस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पर देखिए बात करता है। अगर एकदम एग्जैक्ट बात करें कि जो ये डॉक्यूमेंट है किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो देखिए रिलीज तो किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर प्रिपेयर की बात करें तो देखिए जो कॉमर्स डिवीजन है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की, और ये उनके द्वारा देखिए प्रिपेयर किया जाता है। गाइडेंस किसकी होती है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत के पहले इकोनॉमिक सर्वे की, तो देखिए 1950-51 में ये दरअसल आप कह सकते हैं प्रेजेंट किया गया था। 1964 तक इसको देखिए यूनियन बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था और 1964 के बाद से इसको बजट से सेपरेट करके जो है पेश किया जाने लगा, राइट। और 2021 में देखें तो ये देखिए 3 दिन पहले ही बजट से जो है प्रिपेयर करके आप कह सकते हैं प्रेजेंट कर दिया गया था। अब बात करते हैं जो सर्विस एक्सपोर्ट है इंडिया का, उसके बारे में क्या कुछ डाटा है हमारे पास। तो देखिए, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो या इंपोर्ट की बात हो, सर्वे कहता है कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों ही एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रहे हैं 21-22 की अगर बात करें। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होते हैं, वाणिज्यिक वस्तुओं का जो निर्यात था, वो देखिए 30 बिलियन डॉलर से देखिए ऊपर रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि भले ही पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स रहे हो, यानी कि सप्लाई चेन को लेकर समस्याएं भले रही हो, फिर भी इंडिया के एक्सपोर्ट ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने कहा है किस किस सर्विस सेक्टर में देखिए हमने अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखिए जो प्रोफेशनल और मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं, ऑडियो विजुअल्स एंड उनसे संबंधित जो सर्विसेज होती है,
फ्रेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये कुछ ऐसे एरिना हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर डिमांड के पर्सपेक्टिव से भी बात की जाए तो जो टोटल एक्सपोर्ट है अभी देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 16.5% से जो है ग्रो करेगा, यानी कि जो प्री पेंडेमिक लेवल था, महामारी आने से पहले की जो स्थिति थी, ये उसको भी देखिए क्या है आप कह सकते हैं कवर कर जाएगा। इसके अलावा अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स भी देखिए रिवाइव हुए हैं। ठीक है, और अगर बात करें जो इंपोर्टेड क्रूड है, मेटल्स है, इनके प्राइस क्या है लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इंपोर्ट्स की संभावना की बात करें तो 29.4% से ये देखिए बढ़ सकते हैं, और ये भी प्री पेंडेमिक लेवल को क्या है सरपास कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 21-22 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें इंडिया का नेट एक्सपोर्ट क्या है नेगेटिव हो गया। अच्छा, एक बात समझते हैं, मैंने आपको क्या कहा, भारत का आप कह सकते हैं निर्यात जो है बढ़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद कहूँ कि भारत का जो आप कह सकते हैं करंट अकाउंट है वो फिर भी क्या है घाटे में चल रहा है। तो आप कहेंगे मैम निर्यात तो अच्छा चल रहा है, फिर आप क्यों कह रहे हो करंट अकाउंट में घाटा चल रहा है? तो देखिए जैसे जैसे निर्यात अच्छा कर रहा है ना, आयात भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, यानी कि अच्छा तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आयात भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और निर्यात के कंपैरिजन में आयात ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए जब हम नेट निकालते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर देखिए वही बात कही गई है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो देखिए बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है वो मैनेजेबल लिमिट्स में रहेगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब जीरो हो गया है या पॉजिटिव हो गया है या फिर करंट अकाउंट सरप्लस चला गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यस, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं बट इसके साथ ही इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है और अभी भी हम सरप्लस की स्थिति में नहीं है अगर टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखते हैं इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो सरप्लस में रहा था अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो, और क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो हम विदेशों के साथ धन का आदान प्रदान कर रहे हैं, लास्ट वीडियोस में हमने इसको समझा था। अगर विदेशों के साथ धन का आदान प्रदान में हम सरप्लस में रह रहे हैं, मतलब जो है रुपया कम भुगतान कर रहे हैं लेकिन डॉलर ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी व्यापार ज़्यादातर कैसे होता है, डॉलर्स में होता है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आरबीआई का वो बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है आपकी वो बढ़ जाएगी आरबीआई के पास। तो यही उसने बताया है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज है ये देखिए यूएस डॉलर 364 बिलियन हो गया है 2021 में। हालांकि अगर एकदम रिसेंट में आंकड़े की बात करूं मार्च 2022 के बाद से लेकर, तो अभी जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है ये लगातार घट रहा है। ये कहा जा रहा है कि भारत का जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इस पर दबाव देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसकी वजह से क्रूड ऑयल देखिए महंगे हो रहे हैं, बाकी भी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे वो भी क्या है महंगी हो रही हैं। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 2 इंडेक्स की बात आती है, एक है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। इकोनॉमिक सर्वे बेसिक नॉलेज हमने समझ ली, अब हम 2 इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि क्या भारत में महंगाई बढ़ रही है, घट रही है या क्या चल रहा है। तो भारत में देखिए महंगाई मापने के लिए 2 मुख्यतः इंडेक्सेस का यूज़ किया जाता है, दैट इज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। आइए इन दोनों को देखते हैं। तो सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर उपभोक्ता के लेवल पे, प्राइस मतलब कीमत, इंडेक्स मतलब किसी चीज़ के बारे में एक सूची। तो उपभोक्ता के लेवल पे कीमतों में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है उसको जो नापता है उसको सीपीआई बोलते हैं। यानी कि ये देखिए जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके एवरेज प्राइस में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है उसको देखता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मोटे तौर पर हम चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, हम कह देते हैं ना कि भाई हमें उसमें रिटेल में या खुदरा में नहीं लेनी है चीज़ें, बल्कि कैसे लेनी है, हमने तो होलसेल में लेनी है। तो होलसेल दरअसल फैक्ट्री गेट की बात करता है, यानी कि जो माल का उत्पादन हुआ और वो जो है बड़े बड़े जो आड़ती होते हैं, मंडी में बैठने वाले लोग होते
होते हैं, जो पूरा का पूरा ट्रक भरकर सामान मंगाते हैं, उनको किस प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, फैक्ट्री लेवल पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो बड़े बड़े आड़तियों को किस प्राइस पे मिल रही है या वो मार्केट में किस प्राइस पे पहुंच रही है, ये आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाता है। और मार्केट से उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक किस प्राइस पे चीज़ें पहुंच रही है, ये देखिए सीपीआई बताता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो आपका डब्ल्यूपीआई है, ये देखिए रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव एवरेज प्राइस ऑफ अ सेलेक्ट फ्यू कमोडिटीज, यानी कि कुछ आपकी कमोडिटीज हैं जिनको आपने एक बास्केट के तहत, एक टोकरी के तहत सेलेक्ट कर लिया है, उनके एवरेज प्राइस के बारे में ये बताता है। ठीक है, अगर कंट्रीज की बात करें इंडिया और फिलीपींस की, तो वो देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को एक आप कह सकते हैं महंगाई को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी देखिए इंडिया में नीति आयोग ने ये कहा है कि हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी यूज करने का सोचेंगे। हालांकि यूनाइटेड स्टेट में इसको यूज किया जाता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उसको कीमतें कैसी लग रही हैं। मान लीजिए मेरी चॉकलेट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो मेरे को कोका, शुगर, कोका बटर, ये सब मुझे किस रेट पे मिल रहा है, और मैं जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हूँ वो सेम पिछले प्राइस लेवल पे कर पा रही हूँ या महंगे कर पा रही हूँ, वो चीज़ अगर चेक करनी है तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो जाता है। इस पे देखिए टैक्स, सब्सिडी वगैरह का प्रभाव नहीं रहता है। प्योर आपके यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका आपको एक सेंस पता चलता है, तो ये ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। बट भारत में नीति आयोग ने इसको जस्ट रिकमेंड किया है। अभी भी हमारे यहाँ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इन दोनों से ही महंगाई को मेजर किया जाता है। अब एक चीज देख लेते हैं कि इन दोनों इंडेक्सेस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो गुड्स में भी और साथ में सर्विसेज में भी रिटेल लेवल पर जो है, यानी कि खुदरा लेवल पर जो है प्राइसेस को देखता है। वहीं डब्ल्यूपीआई की बात करें तो ये ओनली गुड्स में, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, सर्विसेज ये नहीं देखता। उसमें देखिए होलसेल लेवल पर प्राइसेस को देखता है। अगर बात की जाए पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो अब चेंज होकर क्या बन गया आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ बन गया है, उसके द्वारा देखिए रिलीज किया जाता है। डब्ल्यूपीआई जो है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर मेजरमेंट करें इन्फ्लेशन की, तो कैसे, जो फाइनल ट्रांजेक्शन स्टेज होती है कि किसी दुकान से उपभोक्ता जो सामान खरीद कर ला रहे हैं उनको कितनी महंगाई पड़ रही है, और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। फैक्ट्री के हित से बड़े बड़े आढ़तियों ने जो माल खरीदा है ना, उन लोगों को किस प्राइस में पड़ रहा है, इससे ये देखा जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि ये कवर क्या करता है, तो देखिए गुड्स एंड सर्विसेज दोनों करता है सीपीआई, और डब्ल्यूपीआई केवल गुड्स करता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, फोकस किस पे रहता है, तो देखिए जो प्राइस, जो कि कंज्यूमर ने परचेज की है चीज़ें, मैं मार्केट गई, मुझे चॉकलेट, बिस्किट, है ना, दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर अगर मैंने बैंकिंग की कोई सर्विस ली है, या मैंने टेलीफोन में रिचार्ज वगैरह करा है, ये मुझे कितने प्राइस के पड़ रहे हैं, ये देखिए सीपीआई बताता है। लेकिन जो प्राइस ऑफ गुड्स एक्चुअली बिटवीन होता है कौन सा, ट्रेडिंग हाउसेस के बीच में, यानी कि अडानी ने मान लीजिए कोई माल बनाया, और कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं दिल्ली में सुपरमार्केट का एक आप कह सकते हैं करता धरता है, वो वहां से वो माल कितने में खरीद के लेके आया और फिर वो मार्केट में उसको कैसे बेचेगा। तो अडानी और उस बड़े माल बेचने वाले के बीच में जो कीमतें रही हैं वो कहीं ना कहीं डब्ल्यूपीआई के द्वारा मेजर की जाती है। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो कौन होती हैं। तो कोई भी कंपनी जो एंगेज होती है एक ऐसे बिजनेस में जो डील करता है फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बारे में, यानी कि अगर आप मौद्रिक लेन देन या वित्तीय लेन देन के बिजनेस में लगे हुए हैं, जैसे डिपॉजिट्स, लोन, इन्वेस्टमेंट, करेंसी एक्सचेंज, तो देखिए आपको, चाहे आप बैंक हो, चाहे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, या फिर आप क्या है एक ब्रोकर हो, स्टॉक मार्केट की कोई कंपनी हो, है ना, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज जो पैसे के लेन देन से संबंधित या वित्तीय लेन देन से संबंधित काम करती है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो आप देखेंगे बैंक हो गया, ट्रस्ट हो गया, कंपनीज होगी, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, ब्रोकरेज फर्म्स होगी, इन्वेस्टमेंट डीलर्स हो गए, ये सारे के ही सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहे जाते हैं। राइट, ये हो गया।
अब देखिए कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सारे बैंकों का क्या है, फादर कहलाता है। तो पहले देखते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो स्टैब्लिश किया गया था वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और किस प्रोविजंस के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो था उसके द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक क्या है, इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंक है और ये बैंकर्स है बैंकों का, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सेंट्रल ऑफिस है रिजर्व बैंक का, वो जो इनिशियल स्टैब्लिश किया गया था तो कलकत्ता में किया गया था। बाद में देखिए इसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ये जो शुरू में क्या, एक प्राइवेट बैंक था अंग्रेजों के टाइम में, ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी बैंक था, एक प्राइवेट बैंक था। लेकिन फिर 1949 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने इसको क्या है, अंडरटेक कर लिया। जो शक्तिकांत दास है वो देखिए आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। और जो भी नए गवर्नर रहेंगे, आई डोंट नो ये वीडियो के टाइम तक चेंज हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि कई बार एक बार हुआ था ना बीपीएससी के एग्जाम के टाइम पे हुआ था कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पे क्वेश्चन पूछ लिया था और बाय चांस उससे 2 दिन पहले ही जो गवर्नर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो बहुत बवाल हो गया था उस क्वेश्चन पे कि एक्चुअली इसका राइट आंसर ई ऑप्शन माना जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, या फिर पेपर तो बन चुका था उस टाइम पे, उर्जित पटेल आई थिंक गवर्नर थे, वो माना जाएगा। तो देखिए इस तरह का जो फैक्ट्स होते हैं इनको तो पेपर से जस्ट पहले ही प्रिपेयर किया जाता है, राइट। इसके बाद देखिए कुछ वॉल्यूम्स, कुछ बुक्स आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा अपनी हिस्ट्री की पब्लिश की गई है। तो टोटल ये कितनी है, 4 है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट सो इम्पोर्टेंट, तो इनको हम स्किप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इम्पोर्टेंट है वो है देखिए आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिडबी भी बोलते हैं। देखिए सिडबी जो स्टैब्लिश किया गया था वो 2 अप्रैल 1990 में किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत। और किस लिए किया गया था, तो जो एमएसएमईज हैं, हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके फाइनेंसिंग को आसान बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनमें कोऑर्डिनेट करना, ताकि एमएसएमई को वित्त वगैरह की सुविधा बहुत अच्छे से मिल सके, राइट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ है। इसके अलावा पूरे इंडिया में इसके क्या है, ऑफिसेज है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिडबी, सिडबी किसके लिए, एमएसएमई के लिए है, ठीक है। ये एक वर्ड जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एम की, तो मैंने आपको बताया जो एमएसएमईज हैं उनके लिए क्या करना है, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट गैप को जो है खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर विजन लिखा जाना चाहिए। तो विजन क्या है कि जो एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं वो देखिए एनर्जेटिक हो, ग्लोबली जो है कॉम्पिटिटिव हो, साथ में क्या है, ये उनकी फाइनेंशियल और डेवलपमेंट नीड्स के लिए एक सिंगल सेंटर जो है के रूप में जाना जाता है, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ये सिडबी अगेन जो है रिपीट हो गया है यहाँ पे। इसके बाद आता है सेकंड आपका नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड की अगर बात करेंगे तो जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उससे ये संबंधित है। ये कीवर्ड है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, राइट। और दरअसल इसका जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहाँ पर ये क्रेडिट को बूस्ट करने का, या फिर आप कह सकते हैं एक वित्तीय पहुंच का काम जो है ये ग्रामीण भारत में करता है। अच्छा, इसको जो स्टैब्लिश किया गया था तो दरअसल गवर्नमेंट के द्वारा एक क्या आप कह सकते हैं कमिटी जो है बैठाई गई थी। तो उस कमिटी कौन थी, रिव्यू दी अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस कमेटी ने एक्चुअली बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो बी शिवारमन थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, शिवरमन। और ये दरअसल फॉर्मर मेंबर भी रहे थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के, आपको बस नाम याद हो, ठीक है। इस कमेटी ने जब अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी 1979 में, तो उन्होंने इस बात की जरूरत बताई कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस, यानी कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना चाहिए जो एक बहुत अच्छी लेजर फोकस जो है रूरल डेवलपमेंट पर दे सके, जिसका काम ही हो ग्रामीण भारत में विकास करने का, ठीक है। तो फिर जो हमारी सरकार है उसने इस बात को माना और उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया किसका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाबार्ड। और एक एक्ट आया गवर्नमेंट का 1981 में उसके द्वारा। तो अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये 1982 में देखिए एग्जिस्टेंस में आ गया। और ये एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है उसका काम करता, जो आप कह सकते हैं आरबीआई का बेसिकली जो काम था उसको थोड़ा सा ये कम कर देता है, क्योंकि ग्रामीण भारत का अब काम इसके ऊपर बेसिकली हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखिए ट्रांसफर कर दिया गया जो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई एंड रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एआरडीसी करके उस टाइम पे कोई कॉर्पोरेशन थी और आरबीआई का जो काम था वो बेसिकली अब किसको ट्रांसफर कर दिया गया, नाबार्ड को जो है ट्रांसफर कर दिया गया, राइट। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी की बात करें अगर रिसेंट में इसमें क्या हुआ है, तो जब स्टार्टिंग की बात करें तो इसका इनिशियल कैपिटल था 1000 करोड़ रुपए का। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कितना पैसा लगा के किसी चीज की शुरुआत की गई है। अगर अब अभी 2020 की अगर बात करें तो इसका पेड अप कैपिटल देखिए 14,080 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है, राइट। एक और चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि देखिए जो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच इसकी शेयर का आप कह सकते हैं इसके मालिकाना हक का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि नाबार्ड पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार अब सरकारी है, यानी कि केंद्र सरकार का है। आरबीआई का कोई भी रोल इसमें नहीं रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका विजन क्या है कि बेसिकली डेवलपमेंट बैंक फॉर ऑफ द नेशन फॉर फोस्टरिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, ये जो रूरल वर्ड है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आ जाता है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए जब नाम में ही आ गया फॉरेन और ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार को लेके ये काम करता है। देखिए हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि एक प्रशासनिक ढांचा है। तो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो भाई कौन से मिनिस्ट्री कौन से डिपार्टमेंट का रोल है, अथॉरिटेटिव पावर इसकी किसके पास है, कोई बिल या एक्ट के द्वारा बना है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना है, इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी के सराउंड बनते हैं और आपको इतना डिटेल पता होगा किसी चीज़ के बारे में तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए ये जो डीजीएफटी है अगर बात करें तो ये क्या है, एक अटैच ऑफिस है, किसका, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका ये अटैच ऑफिस है। हेड किया जाता है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बाद, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जो लिबरलाइजेशन, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जो लिबरलाइजेशन हुआ और साथ में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। पहले देखिए भारत की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसकी वजह से क्या है, कोटा सिस्टम चला, लाइसेंस सिस्टम चला, कुछ ही कंपनीज थी उनको सरकार का संरक्षण मिलता रहता था, उनके लिए कोई कंपटीशन होता नहीं था, वही जो भी बनाती थी सरकार को और लोगों को वही खरीदना पड़ता था। लेकिन फिर देखिए आप सबको पता है हमारे यहाँ क्या आ गया, एक आप कह सकते हैं आर्थिक संकट आ गया, तो सरकार को मजबूरन होकर अर्थव्यवस्था के द्वार खोलने पड़े बाहर की कंपनीज के लिए। तो जब बाहर की कंपनीज आई और क्या है उदारीकरण और आपका क्या है ग्लोबलाइजेशन, इसको लेकर आई, वैश्वीकरण को लेकर आई, तो यहाँ की कंपनीज को भी कंपटीशन फील होने लग गया। तो इसकी वजह से फिर क्या है उन्होंने भी काम करना शुरू किया अच्छा, जब वो अच्छा काम करने लगे तो फिर वो भी विदेशों को अपना माल बेचने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये बढ़ा। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ा तो फिर हमें एक ऐसा व्यक्ति भी तो चाहिए था जिसको रेगुलेट करे, तो हमारा जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड था इस ऑफिस को हमने एक तरीके से बना दिया। अच्छा ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि बाद में ही बना, था तो ये पहले भी, लेकिन पहले क्या एक रेगुलेटर का, एक कंट्रोल करने वाले का काम करता था ये फॉरेन ट्रेड को। लेकिन इस एरेना के बाद जो ग्लोबलाइजेशन वाला एरेना था इसके बाद इसको फैसिलिटेटर का रोल जो है दे दिया गया, यानी कि आप चीज़ों को सुगम बनाने में, सहायक बनाने में हेल्प करेंगे, ना कि आप चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अच्छा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसी भी पर्सन को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है आप कह सकते हैं अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। ये जो हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है उसका ही कोई मेंबर होता है, राइट, इसको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किसका अटैच ऑफिस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये एक अटैच ऑफिस है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो डायरेक्टरेट जनरल होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि वो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको कैसे बनाए, ठीक है। और इसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है इस पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बन रही है तो सरकार डीजीएफटी की सलाह भी लेती है, और एक बार जो पॉलिसी बन जाती है तो सरकार की हेल्प जो है डीजीएफटी इस पॉलिसी को मेंटेन करने में करता भी है, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी, क्वेश्चन इससे बन जाएगा।
अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो ये देखिए न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा आपने ये पढ़ ही लिया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोशन करना किसका, एक्सपोर्ट का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके 25 क्या है, रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए एक हमारी बॉडी आती है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI। नाम से डराइव करने की कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, ये भी जो आप प्रचार प्रसार करते हैं, जो विज्ञापन वगैरह देते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में दो, चाहे वो टीवी चैनल में दो, किसी आप प्रिंट मीडिया पे, टेलीविजन मीडिया पे दो। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड यानी कि किस तरह का वो आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ मानक होंगे, इसके लिए क्या है, काउंसिल है, तो उसका क्या नाम है, ASCI। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1985 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, सेल्फ रेगुलेटरी है, यानी कि सरकार का इस पे कोई नियंत्रण, कोई दबाव नहीं है, बल्कि ये खुद ही जो है खुद को नियंत्रण करती है। और क्या, एक वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयं सेवी एक संस्था है। ठीक है, किसके लिए, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि भारत में जो विज्ञापन का आप कह सकते हैं उद्यम है, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस बनाने के लिए ये क्या है, एक स्वयं से नियंत्रित होने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसने अपने आप को कमिट किया हुआ है कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन को जो है इम्पोज किया जाए, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या है, प्रोटेक्ट किया जाए। तो बेसिकली इनका क्या है, कोड है फॉर द सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये कहते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट हो, यानी कि जो विज्ञापन आप दे रहे हो वो लीगल हो, डिसेंट हो, ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, और नॉन हजार्डस या फिर हार्मफुल नहीं होने चाहिए, और कंपटीशन क्या है, फेयर हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। इसके बाद देखिए जो ये ASCI है, ये कुछ शिकायतों पर, कुछ कंप्लेंट्स पर भी ध्यान देता है, जैसे ऑल मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो, रेडियो हो, होर्डिंग्स वगैरह जो सड़कों पर लगे रहते हैं, यहाँ तक कि SMS, ईमेलर, इंटरनेट, वेबसाइट, प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रमोशन मटेरियल, पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल, यानी कि जितनी भी आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, उसके बारे में अगर कोई भी कंप्लेन है तो ASCI उसको भी देखिए देखता है। राइट, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर वही दिया हुआ है, टाइप क्या है, एक पब्लिक टाइप की संस्था है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका मुंबई में है, फाउंड हुई थी 1985 में। ये वाला डाटा ना तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ना ही ये सेम रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अथॉरिटी की तरफ, जो कि हमारी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDA। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र और स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि हाई किसी विधि के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है, जो रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। राइट, यानी कि जो हमारी बीमे वाली, इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने का काम ये करती है। इसको जो बनाया गया था, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के द्वारा बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, जो बाद में दिल्ली में जो है मूव कर दिया गया था। देखिए IRDAI जो है वो 10 मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम, 5 जो है एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम, और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स जो है होते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सेबी आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहीं पे देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, यानी कि जो हमारे आप कह सकते हैं ना, सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, एक्सचेंज मतलब उनका आदान प्रदान, तो इस चीज़ को जो रेगुलेट करता होगा, मतलब वही कोई बॉडी होगी सेबी, तो वही है एक्चुअली। देखिए इसको फर्स्ट एस्टैब्लिश किया था 1988 में, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। ठीक है, जो रेगुलेट करेगी सिक्योरिटीज का मार्केट। ठीक है, जो प्रतिभूतियां होती हैं हमारी उनके लिए। बाद में इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, कब, जनवरी 1992 को, और साथ में इसको CB एक्ट 1992 के द्वारा बहुत सारी पावर्स दे दी गई। ठीक है, इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। इसके अलावा नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न और वेस्टर्न इसके रीजनल ऑफिस भी हैं। कहाँ पे, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। ठीक है, तो जो प्रतिभूतियों का बाजार होता है उसको ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा देखिए सेबी के अंदर करीब 20 डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग मतलब चीज़ों को लेकर हैं।
आपको याद करने की बहुत ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर से देखिए अगेन सेबी यहाँ पे दिया गया है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे है हमारा आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो हमने बात की थी ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, तो कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं कंपनी जो मौद्रिक के वित्तीय लेन देन में लगी है, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट, एक विकास के लिए काम करने वाला क्या है, एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओनरशिप में रहता है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश जो किया गया था 1964 में किया गया था। ठीक है, और दरअसल ये क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फंड प्रदान जो है करता है, क्योंकि क्या नाम है इसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, 2005 में इसको मर्ज कर दिया गया था। इसकी ही एक कमर्शियल डिवीजन थी जिसको बोलते थे आईडीबीआई बैंक। ठीक है, और फिलहाल जो प्रेजेंट डे बैंकिंग एंटिटी है फिर वो बन गई थी। इसको जो कैटेगराइज किया गया है वो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में कैटेगराइज किया गया है, और 2019 में आरबीआई ने इसको रीकैटेगराइज किया एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डीएफआई के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सिडबी, इंडिया एक्सिम बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, कहीं ना कहीं उनकी सोर्स जो है वो आईडीबीआई से ही निकली है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक आईडीबीआई बैंक अलग से भी था, उसको बाद में मर्ज कर दिया गया था। प्रेजेंट में जो हमारा एक आईडीबीआई एंटिटी दिखता है उसमें हमारा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो 2014 में देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इन प्रिंसिपल अप्रूव दे दी थी आईडीएफसी लिमिटेड को सेटअप करने के लिए एक नया बैंक प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आईडीएफसी लिमिटेड था वो डाइवेस्टेड किया गया इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस असेट एंड लाइबिलिटीज टू अ न्यू एंटिटी आईडीएफसी बैंक के रूप में। ठीक है, तो जो नया बैंक था वो लॉन्च किया गया, उसको डीमर्ज किया गया, यानी कि एक तो मर्ज होता है, दो चीजें मिल जाती है, एक डीमर्ज हो जाता है, कोई एक चीज में से दूसरी निकाल लेते हैं, उसको डीमर्ज किया गया फ्रॉम किससे, आईडीएफसी लिमिटेड से। कब, नवंबर 2015 में। नोट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी आईडीएफसी इसके बारे में बात करें तो देखिए इसको 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, चेन्नई में इसका ऑफिस है, और इसने अपने ऑपरेशन देखिए 1997 से स्टार्ट किए थे। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो जो 19th सेंचुरी का पहला दशक था, फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी था, वहाँ पर जो बैंक ऑफ कलकत्ता था वहाँ से, जिसको रीनेम बाद में कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल के बारे में, वहाँ से देखिए एसबीआई के सोर्स हम कह सकते हैं, रूट्स जो है मानी जा सकती है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था तो देखिए 1806 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आप कह सकते हैं कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तो बेसिकली क्या थे, ये बंगाल प्रेसिडेंसी वाला जो बैंक था ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक था। बाकी के 2 कौन कौन से थे, तो कौन कौन से होंगे, जो हमारी 2 अन्य प्रेसिडेंसीज थी, कौन सी, बॉम्बे एंड मद्रास वाला। बॉम्बे वाला जो है वो 1840 में स्टैब्लिश हुआ था, और मद्रास वाला 1843 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको इनकॉर्पोरेट जो किया गया था, इनको एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। ठीक है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में। तो ये जो तीनों बैंक थे एक्चुअली इनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए थे। ये जो थे जो पेपर करेंसी होती है ना उसको इश्यू कर सकते थे, कब तक, 1861 तक। तो जो पेपर करेंसी एक्ट था उसके द्वारा फिर ये राइट जो है ले लिया गया, और ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको अमालगेट कर दिया गया जनवरी 1921 में, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर इनको रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि 1921 में इनको रीऑर्गेनाइज किया गया, नए तरीके से बनाया गया, और इनकी जगह कौन आ गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। ठीक है, कौन आ गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। फिर देखिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी वो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ही रही, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आया, जिसके द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, इंडिया के सेंट्रल बैंक के रूप में, उसने कंट्रोलिंग पावर्स जो है रख ली इस इंपीरियल बैंक के बारे में। तो 1 जुलाई 1955 को ये जो इंपीरियल बैंक था ये कौन बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया,
राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 2008 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने आरबीआई से एसबीआई के सारे स्टेक्स ले लिए ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, क्योंकि एक तरफ तो आपके स्टेक्स है इस बैंक में, दूसरी तरफ आप इसको रेगुलेट करने का काम कर रहे हो। तो इसलिए जो सरकार थी उसने इसके सारे के सारे स्टेक ले लिए। तो क्या था पूरी कहानी, देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी में एक बैंक खुला, इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 2 बैंक खुले, स्टॉक कंपनी के रूप में वो काम करते थे, गवर्नमेंट की उसमें हिस्सेदारी थी। बाद में इनको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक बन गया। इंपीरियल बैंक में भी एक स्टॉक कंपनी थी, लेकिन उसमें सरकारी हिस्सेदारी नहीं थी। बाद में एक एक्ट लाया गया, उस एक्ट के द्वारा इस इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में बदल दिया गया, और इसकी जो पावर्स है कंट्रोलिंग वो किसको दे दी गई, आरबीआई को। और बाद में फिर जो हमारी आप कह सकते हैं 2008 में जो सरकार थी, उन्होंने सारे राइट्स इसके अपने पास रख लिए, सिर्फ कंट्रोलिंग पावर जो है आरबीआई के पास छोड़ दी। तो ये पूरी कहानी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये देखिए जो सेबी है ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैंक है इंडिया का, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है, और ये एक तरीके से फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर का है, मुंबई में है। अगर बात करें जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट थी, तो उसमें देखिए इसको 205वीं रैंक मिली थी 2021 में, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बारे में हमने पहली वीडियो में आई थिंक कवर किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इसका बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, 190 इसके जो है टोटल मेंबर्स हैं। ये बेसिकली काम कैसे करता है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है वो आपस में कोऑपरेशन करके रहे, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आसानी से हो, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको भी ठीक करता है, जो वर्ल्ड में पॉवर्टी है उसको भी कम करने के लिए काम जो है करता है। तो देखिए 1945 में ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर बेसिकली इन लोगों ने इस पर साइन किए थे कि हाँ किस तरह की एक संस्थाएं बनानी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करें, ठीक है। और उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद देखिए ये आप कह सकते हैं आईएमएफ निकल कर आया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था। अच्छा, इसमें एक चीज है जो हमने पहले नहीं कवर की थी, वो होता है मेंबर कोटा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है, तो आईएमएफ ने क्या किया है, हर सदस्य को एक कोटा निर्धारित कर दिया, भाई तुम $500 देना, तुम 600 देना, तुम ठीक है थोड़े गरीब से ही हो $10 ही दे देना, ठीक है। इस तरह जो है आईएमएफ ने हर मेंबर को एक कोटा दे दिया है, और जो मेंबर का एक्चुअली कोटा रहता है उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में जो साइज है, उसका जो पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अमेरिका का कोटा बहुत ज्यादा होगा बट इंडिया का कोटा कम होगा, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरह की आपकी पोजीशन है। तो अगर कभी आपसे पूछे आईएमएफ का जो वित्तीय संसाधन है वो कहाँ से आते हैं, तो मेंबर कोटा के थ्रू जो धनराशि उनको मिलती है वहां से आते हैं। गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, देखिए तो इस जो आईएमएफ होता है वो कहीं ना कहीं जो मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, उनका नेशन है, उसके प्रति थोड़ा सा अकाउंटेबल होता है। इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखें तो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है ये साल में एक बार मिलता है, जब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो 24 यानी कि 24 गवर्नर्स होते हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, ठीक है, के रूप में काम करते हैं, जो आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को आप कह सकते हैं एडवाइस करती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपने ध्यान रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। मेंबर कितने हैं, 190 कंट्रीज हैं, ठीक है। उसमें से 189 यूएन कंट्रीज और एक क्या है, कोसोवो है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो 24 डायरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज को, ठीक है। अगर टोटल कोटा की बात करें तो STR 47 बिलियन जो है इसके अंदर कोटा है, राइट, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके लार्जेस्ट बोरोवर्स कौन कौन से, तो अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूक्रेन, पाकिस्तान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मतलब बेसिक नॉलेज थी इसके बारे में जिसको आपने ध्यान रखना है, बाकी हम इसको एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आती है देखिए वर्ल्ड बैंक की बैंक
वर्ल्ड बैंक की बात यानी कि विश्व बैंक की बात आती है, तो जिस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बैठकर लोगों ने आईएमएफ बनाया था, एक्चुअली वर्ल्ड बैंक भी उसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बैठ के बना था, क्योंकि वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई ही विश्व युद्ध के 2 के बाद थी कि भाई अब जो पूरा का पूरा विश्व है इसको किस तरह चलाया जाए, किस तरह की ऐसी संस्थाएं हो जो टॉप लेवल पे काम कर रही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो प्रेसिडेंट होते हैं वर्ल्ड बैंक के, वो ट्रेडिशनली कोई ना कोई अमेरिकन ही होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है ये बहुत क्लोजली काम करते हैं। ठीक है, और दोनों ही कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ब्रेटन वुड्स था उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज रिप्रेजेंट हुई थी, लेकिन उसमें यूनाइटेड स्टेट और जो यूनाइटेड किंगडम थी वो मोस्ट पावरफुल थी, और उन्होंने नेगोशिएशन को, देखिए आप कह सकते हैं, डोमिनेट किया। और बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक बना तो उसका ये कहा गया एक तरीके से कि वो टेम्पररी जो है लोन देगा लो इनकम कंट्रीज को। ठीक है, जो बेसिकली क्या कर सकते हैं, कमर्शियली लोन नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि देखिए इसका वो बनाया गया यूएस और यूनाइटेड किंगडम ने आराम से बैठ के, तो उन्होंने कुछ इस तरह के नियम रखे जो उनके फेवर में जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की वोटिंग पावर कैसी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, हमारे पीडीएफ में नहीं है। तो देखिए, वोटिंग पावर होगी वेटेज के हिसाब से, राइट, यानी कि जिसके पास वर्ल्ड बैंक का जितना कोटा होगा, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक को जितना पैसा दे रहा होगा उसके पास उतनी ही वेटेज में वोटिंग पावर होगी। तो इसका मतलब ज्यादा पैसा और ज्यादा आपकी से है, कम पैसा है तो आपकी कम से है। तो ये थोड़ा सा है जिसमें सुधार करने की बात टाइम टू टाइम पे होती रहती है कि भाई ऐसा होना चाहिए कि वन नेशन वन वोट होना चाहिए, बट अभी वो नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड बैंक क्या है, तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, जो क्या देता है, लोन और ग्रांट देता है किनको, गवर्नमेंट को, कौन सी वाली, लो और जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है, ताकि वो परस्यू कर सके जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको। अगर वर्ल्ड बैंक जो नाम है वो कलेक्टिवली 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये जो 5 एक्चुअली आपकी इंटरनेशनल संस्थाएं थी, इनको तो वर्ल्ड बैंक ऑफ ग्रुप कहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, लेकिन इन 2 संस्थाओं को कलेक्टिव रूप से वर्ल्ड बैंक कहते हैं। स्टार्ट हुई इसकी 1944 में, और पहला लोन इन्होंने देखिए फ्रांस को दिया था 1947 में। अगर वर्ल्ड बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको रन किया जाता है एक प्रेसिडेंट के द्वारा, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा 29 जो है वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, अगर आईबीआरडीए की बात करें, आईबीआरडी की बात करें तो 189 मेंबर है, आईडीए की बात करें तो 174 मेंबर्स है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इनके पास मोस्ट वोटिंग पावर है। ठीक है, सबके पास बराबर नहीं, जो जितना पैसा देगा, जिसके पास जितना कोटा होगा उतनी इसके पावर है। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं, वो मैंने आपको बताया ही था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये 5 है, इनका नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकली थी जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक रेमिटेंस वैल्यू वर्ल्ड वाइड डेटाबेस, 2021 में निकली थी। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट है, जो रेसिपिएंट है, जो किसका है, रेमिटेंस का है। यानी कि जो देखिए अपने देश से दूसरे देश में लोग चले जाते हैं काम धंधे के लिए, है ना, वो क्या है, वहां जाकर कमाते हैं। तो जब वो लोग कमाते हैं तो उस कमाई का एक हिस्सा वो वापस अपने देश में भी तो भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, इसलिए तो भाई वो कमाई करने गया है। तो जो ये पैसा उन्होंने अपने देश में वापस भेजा है, इसी को रेमिटेंस बोलते हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडिया एक लार्जेस्ट रेमिटेंस प्राप्त करने वाली कंट्री में से एक है। ठीक है, इंडिया के बाद कौन कौन आते हैं, तो चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट भी को भी अच्छा खासा रेमिटेंस जो है मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आती है देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ की, इसको समझ लेते हैं।
तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, यानी कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपको कुछ लाभ मिलेंगे। इसके लिए एक योजना है जो मेंटेन किसके द्वारा की जाती है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ है, उसके द्वारा देखिए ऑर्गेनाइज की जाती है। ईपीएफओ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटेल एंड द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ईपीएफओ कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे क्लाइंट्स की बात करें, कितने नंबर ऑफ पीपल इसके क्लाइंट्स है, या फिर वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए अगर बात की जाए तो एट प्रेजेंट करीब आप मान सकते हैं 25 करोड़ अकाउंट्स हैं इस पे। ठीक है, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ये बेसिकली एक ऑर्डिनेंस के द्वारा आया था। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस इन्होंने 1951 में देखिए प्रोमुलगेट किया गया था, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया एक एक्ट के द्वारा और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 आ गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो ये एक्ट है इसको बेसिकली रेफर किया जाता है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो पूरे होल इंडिया में देखिए लागू होता है और इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी इसके अंदर काम होता है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। एक ट्रिपाइरेट बोर्ड होता है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बोलते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो ये इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं, बहुत सेंट्रल स्टेट के, एम्प्लॉयर्स भी रहते हैं, एम्प्लॉय भी रहते हैं। देखिए होता क्या है, जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो एक फंड होता है जिसमें आपकी जॉब का थोड़ा थोड़ा पैसा कटकर हर महीने सेव होता रहता है। इसके अलावा जिसने आपको जॉब दी है वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा उस अकाउंट के अंदर डालता रहता है, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो वो जो सारा पैसा आपकी सर्विस के दौरान इकट्ठा हुआ है वो आपको मिल जाता है। और मान लीजिए अगर आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं तो आपका पैसा वो दूसरी जॉब के अकॉर्डिंगली फिर ट्रांसफर भी हो जाता है। राइट, तो यही है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यही है वो रिटायरमेंट स्कीम। अब ये जितना भी हैंडल होता है तो देखिए मैंने आपको बताया ट्रिपाइरेट बोर्ड, क्योंकि इसमें देखिए एम्प्लॉयर भी होगा, एम्प्लॉय भी होगी और गवर्नमेंट भी होगी, और गवर्नमेंट में सेंटर भी होगी, स्टेट भी होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, ठीक है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है वो बेसिकली एडमिनिस्टर करता है कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड को, पेंशन स्कीम को, इंश्योरेंस स्कीम को, वर्कफोर्स एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर इन इंडिया। यानी कि जो संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर, देखिए दो तरह के होते हैं, एक अनऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशनल। अनऑर्गेनाइज कौन सा होता है भाई, जैसे हमारे सब्जी बेचने वाले हैं, आयरन करने वाले हैं, छोले भटूरे बेचने वाले हैं, ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। कोई सरकारी आप कह सकते हैं पेपर पे ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, या इनको किसी सरकारी स्कीम का सच लाभ नहीं मिलता है। वहीं जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनको बकायदा ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, जिनको ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी वगैरह की आप कह सकते हैं लाभ मिले हुए हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके भले के लिए, उनकी इंश्योरेंस, उनके लिए आप कह सकते हैं पेंशन स्कीम, ठीक है, उनका ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, इन सबको मैनेज करता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड है ये देखिए असिस्ट किया जाता है किसके द्वारा, एम्प्लॉयज पीएफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें करीब जिसके ऑफिस करीब 138 लोकेशंस पे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये देखिए कुछ स्कीम्स चला रहे हैं जो ईपीएफओ बोर्ड है, कौन कौन सी, ईपीएफ स्कीम 1952, पेंशन स्कीम 1995 और इंश्योरेंस स्कीम 1976। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूट हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद एक आता है देखिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसको पीएमआई भी बोलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दरअसल कहीं ना कहीं ये आपको ये बताता है कि आने वाले टाइम में किसी कंट्री में किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज रहेंगी, जो लोग इन बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके क्या सेंटिमेंट्स है कि ये सारा का सारा जो बिजनेस है नीचे की तरफ गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो उस सेंटिमेंट्स को समझने के लिए, एक प्रिडिक्शन करने के लिए ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देखिए रिलीज किया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसको 1948 में एक यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट था, उसके द्वारा देखिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और बेसिक
बेसिकली वन ऑफ द क्लोजली वॉच्ड इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बन गया अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा ध्यान से इसी को देखा जाता है अगर पूरी दुनिया में बिजनेस एक्टिविटीज को आपको मॉनिटर करना है तो। अगर बात की जाए तो ये यूजली रिलीज किया जाता है स्टार्ट ऑफ द मंथ में, ठीक है। उससे पहले जब तक आपको ऑफिशियल डाटा मिल जाता है इंडस्ट्री की आउटपुट का, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी ग्रोथ का। देखिए जीडीपी ग्रोथ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा हो गया, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन का डाटा हो गया, ये तो आपको मंथ के एंड में या फिर 6 मंथ या 1 ईयर के एंड में मिलेगा ना भाई। कितना काम हुआ ये आप बाद में ही तो बताओगे, लेकिन कितना काम हो सकता है आपको क्या लग रहा है, जैसे पूछते नहीं हाँ भाई क्या लग रहा है मार्केट कैसी रहेगी इस बार, ठंडा तो नहीं है काम, तो इस तरह पूछते हैं ना। तो वो जो पूछना है, वो जो सेंटिमेंट्स का पता करना है, वही परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का बेसिकली काम है, ठीक है। तो देख ले ये जो पीएमआई है ये एक्चुअली एक इंडिकेशन देता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, और साथ में ये क्लोजली वॉच करता है, क्लोजली वॉच किया जाता है इन्वेस्टर्स और बॉन्ड मार्केट्स के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा किसी जो इकोनॉमी है उसकी अट्रैक्टिवनेस के बारे में देखिए पता चलता है। जैसे ये कौन कौन सी एक्टिविटीज के बारे में बताता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, ठीक है। ये जो सर्वे है इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो रिस्पोंडेंट्स है जिनसे आप बेसिकली पूछ रहे हो कि भाई क्या हाल चाल रहने वाला है, उनके परसेप्शन में जो चेंज हो रहा है सम की बिजनेस वेरिएबल्स में, वो दरअसल पता चल जाए पहले से ही, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछता है और बेसिकली उनसे ये पूछता है भाई 100 ऑफ फॉर्म्स में जा जाके लोगों से कि कुछ की इंडिकेटर जैसे आउटपुट, नए ऑर्डर, बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉयमेंट पहले से ज़्यादा है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। उनको कहा जाता है रेट कीजिए कि भाई आने वाले टाइम में बिजनेस कैसा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट आपको क्या लग रहा है, लोग निकलेंगे या फिर और लोगों को हायर किया जाएगा, या फिर आपको क्या लग रहा है इस बार इन्वेंट्री में कितना गोडाउन में माल पड़ा है और बनेगा या फिर कम रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखिए पूछे जाते हैं और फिर उनको देखिए रेट करने के लिए बोला जाता है। अगर 50 से ऊपर की फिगर आती है तो उसका मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज में एक्सपेंशन होगा, अगर फिगर 50 से नीचे आती है तो मतलब बिजनेस एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हुआ परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपने समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो देखिए आता है द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP, राइट। इसके बारे में देखते हैं। तो इसको जो फर्स्ट पब्लिश किया गया था तो देखिए वो 1950 में पब्लिश किया गया था, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। और इसका फर्स्ट BCL उस टाइम पे 1937 था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा अब इसका क्या काम है, देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी कि इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन कर रही है उनके क्या हाल चाल है भाई, माइनिंग का क्या हाल है, इसके अलावा जो बेसिक गुड्स हैं जो बन रहे हैं उनका क्या हाल है, कुछ इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं उनका क्या हाल है ना। तो जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती है उनके बारे में पता करने के लिए कि भाई ऊपर जा रही है चीजें या नीचे की तरफ जा रही है, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स को देखते हैं, राइट। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बताता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप के बारे में बेसिकली स्टैपुलेट करता है अ पीरियड ऑफ टाइम में, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो अब NSO बन गया है, ठीक है। और ये मेजर करता है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप जो ब्रॉड सेक्टर में क्लासीफाई हो, या तो ब्रॉड सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि भाई माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें देख लिया कि माइनिंग में कैसा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कैसा चल रहा है, या फिर क्या कर लिया यूज बेस्ड सेक्टर के रूप में देख लिया, जैसे बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स, ठीक है, इनके रूप में इसको देखा जाता है। तो जो CSO है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो उन्होंने देखिए इसका बेस ईयर रिवाइज कर दिया है और 2004-05 से अब ये कितना कर दिया है 2011-12 कर दिया है। तो अब आपको कितना ध्यान रखना है कि भाई जो आपका IIP है उसका बेस ईयर क्या है तो आपका 11-12 है। तो ये इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये परफॉर्मेंस है वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए 8 कोल इंडस्ट्रीज भी होती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन सी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जिनको करीब 40.27% का वेट मिला होता है। यानी कि जितना भी 100, देखिए टोटल इंडेक्स का वेट कितना होगा 100 होगा, उस 100 में से 40.27 वेट जो है वो किसको मिला हुआ है तो वो IIP को मिला हुआ है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। सुबह हो गई है।
इसके अलावा देखिए ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स है, जैसे फिनेंस मिनिस्ट्री है, आरबीआई है, उनके द्वारा पॉलिसी मेकिंग वगैरह बनाने के लिए देखिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक नया टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, ये आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये सब हेडिंग्स होनी थी, एक्चुअली मिस हो गया यहाँ पे, लेकिन हम इनको इसी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। कोयल बोल रही है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इसको देखते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, उसमें इस टर्म का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, क्वांटिटेटिव ईजिंग। एक्चुअली जब गवर्नमेंट बेसिकली मनी सप्लाई को अर्थव्यवस्था में बढ़ाने की बात करे, ठीक है, और ताकि जो बैंक वगैरह हैं वो कंज्यूमर्स को और ज्यादा लेंड कर सके और कंज्यूमर्स फिर खर्चा कर सके, तो इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। समझते हैं। मान लीजिए देखिए कंपनीज वगैरह प्रोडक्शन बहुत कम कर रही है, क्यों? क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, और लोगों के नहीं खरीदने का कारण है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, दिवाली आ गई है बट मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी दिवाली सेल लगा लो कि बाइक सस्ती मिल रही है, कार सस्ती मिल रही है, मैं नहीं खरीद पाऊंगी, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी नहीं, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट से खरीदने की बात करता है। तो वो, या फिर वो क्या करता है, बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारा पैसा उधार देता है। तो कोई भी तरीका मान लीजिए अपनाता है, उस पर आप अभी मत जाइए, उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किसी तरीके से बैंकों के पास पैसा भिजवा देता है। अब बैंक उस पैसे का क्या करेंगे, अपने पास तो रखेंगे नहीं, बैंक उसको फर्दर आप और मुझ जैसे लोगों को दे देंगे, कंपनीज को दे देंगे। कंपनीज को देंगे तो देखिए कंपनीज और ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करेंगी। हम लोगों को देंगे तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लोन ले सकती हूँ और अब दिवाली सेल पे बाइक खरीद सकती हूँ, बाद में धीरे धीरे मैं ईएमआई पे करते रहूंगी। तो अगर मंदी की हालत हो अर्थव्यवस्था में, कंपनीज परेशान हो कि उनका माल बिक नहीं रहा है, लोग परेशान हो कि हाथ में पैसा नहीं है, तो पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सस्ता बना दिया जाता है और अब उनके द्वारा पैसे को अर्थव्यवस्था के अंदर डाल दिया जाता है। ये वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको देखिए क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसकी वजह से क्या होता है, बैंकों का रिजर्व बढ़ता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ प्राइस लेवल है वो मेंटेन रहते हैं। इन्फ्लेशन इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं बन के रह सकती है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आ गया, लोगों ने चीजें खरीदनी शुरू कर दी, तो चीजों की डिमांड बढ़ गई। जब चीजों की डिमांड बढ़ गई तो मतलब थोड़ा सा पैसा महंगा हो गया। ठीक है, और चीजें महंगी हो गई, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके बाद इसी तरह देखिए क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होता है, ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल लेते हैं कि भाई पैसे को क्या है, महंगा करना है। तो जो मैंने ईजिंग में पढ़ाया उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में। फिर आता है टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए बैंक ने क्या है, क्वांटिटेटिव ईजिंग स्ट्रैटेजी मान ली अपना के रखी थी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। काफी सारे इकोनॉमिक स्टिमुलस उन्होंने दिए हुए थे। अब मान लीजिए लग रहा है कि भाई इकोनॉमी को इस तरह के स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, अब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक काम कर रही है, अब हमें ज्यादा बूस्टर देने की जरूरत नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, ग्रेजुअली विड्रॉ करेंगे इन मॉनेटरी स्टिमुलस को। ये जो लाइन है ना, ग्रेजुअली विड्रॉइंग, ये बस ध्यान रखिएगा। यानी कि वो धीरे धीरे जो भी वो सपोर्ट दे रहे थे, मान लीजिए कुछ स्कीम्स थी, कुछ सब्सिडी थी, कुछ भी वो कर रहे थे अर्थव्यवस्था को पुश देने के लिए, उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे, ग्रेजुअली विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। और इस धीरे धीरे कम करने को ही टैपरिंग बोलते हैं। देखिए टैपरिंग ना कुछ इस तरीके की एक फिगर होती है, उसको बोला जाता है ना। तो यहाँ पे मान लिया कोई चीज थी, उसको धीरे 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 कम करके यहाँ लेके आना है, यही बेसिकली टैपरिंग होती है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आता है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को आप एक ही वर्ड में समझ जाएंगे अगर आप समझ लें कि इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर आपने कोई भी पैसा लिया है, उससे कोई भी ऐसी चीज खरीदी है, जैसे आपने जमीन खरीदी है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, मशीन्स खरीदी है, तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि अब ये चीज आपके काम आएगी। जमीन पे आप घर बना सकते हैं, उसको फिर रेंट पे दे सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, फिर आप सामान बेच सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मशीन्स का आप यूज करके अपने इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जब भी आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं कि आप उसकी वजह से आप कुछ जो प्रोडक्शन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का, वो 1 साल से ज्यादा के लिए करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज आपको 1 साल से ज्यादा के लिए फायदा देगी, वो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल
चीज मानी जाती है, ठीक है, वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाती है, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रैक्टर खरीदा है, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माना जाएगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की है। अब मैं उस ट्रैक्टर के जरिए अपनी खेती में प्रोड्यूस कर सकती हूँ, यानी कि अगर उसके द्वारा मैं कुछ और प्रोडक्शन कर सकती हूँ, कुछ और कमा सकती हूँ, तो वो मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है, राइट। ये हम समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर क्या होते हैं, ये देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आईएमएफ हमने पढ़ा, आईएफ ने क्या किया, एक बास्केट बना दी, उस बास्केट के अंदर अलग अलग कंट्रीज की करेंसी को रख दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा भाई अगर किसी वजह से आपके पास मान लीजिए पैसा खत्म हो जाए, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए कि भाई मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो ये जो बास्केट है ना जिसमें इतनी सारी करेंसीज है, इनको आप मेंबर से ले सकते हो। और हर किसी के पास इस बास्केट का, जिसको एसडीआर बोलते हैं, इसका क्या है, कोटा होगा। आपके पास एक कोटा है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, यानी कि ये बास्केट आपके पास तीन में है, ये बास्केट आपके पास एक में है, आपके पास दो में। जिसके पास मान लीजिए बास्केट एक में, उसको और भी चाहिए, तो वो तीन वाले को कहेगा कि यार आप अपनी बास्केट का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो, मुझे भी जरूरत है। तो आईएमएफ नहीं आपको लोन दे रहा है, जो मेंबर कंट्रीज है वो आपको अपने एसडीआर कोटा से हेल्प कर रहे हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। तो आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो एसडीआर होता है वो इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है, जिसको आईएमएफ ने 1969 में बनाया था, ताकि जो मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उनको सप्लीमेंट किया जा सके। देखिए इसकी जो एसडीआर की वैल्यू होती है, ये एक बास्केट पे निर्भर करती है। उस बास्केट में 5 करेंसी हैं, कौन कौन सी, यूएस का डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनेबी है, जापानीज येन है और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग है। ये कोई करेंसी नहीं है, इट्स नॉट आप कह सकते हैं मुद्रा नहीं है कोई, ना ही आईएमएफ पे कोई क्लेम है कि भाई आपने मुझे 5 एसडीआर दिया है तो लाइए मुझे 5 एसडीआर वापस कीजिए। नो, इट्स नॉट अ क्लेम, बट ये एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर, यानी कि जो आईएमएफ के सदस्य राष्ट्र हैं उनके पास अपना जो एसडीआर कोड है, वो जो फ्रीली यूज करें इन करेंसीज का, उस पर आप एक संभावित क्लेम कर सकते हो, यार मुझे जरूरत पड़ गई तो आप मुझे फिलहाल दे दो, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये डेली सेट की जाती है। जो बाकी की 5 करेंसीज है इसमें क्या ऊपर नीचे हो रहा है उनका एक एवरेज निकाल के इसको जो है आप कह सकते हैं रेट को निकाला जाता है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हेडलाइन और कोल इनलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, जो अखबारों की हेडलाइन बनती हो। अखबारों की हेडलाइन कौन से महंगाई बढ़ती है, एलपीजी के प्राइस बढ़ गए, प्याज के प्राइस बढ़ गए, प्याज ने खून के आंसू रुलाया, तो इसका मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन एक ऐसी बास्केट है जिसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, फूड्स और फ्यूल्स भी है, यानी कि खाना पीना और ईंधन इसके अंदर है, ऐसी एक गुड की बास्केट है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर का मतलब हम कोर की बात करें, जो ज्यादातर स्टेबल रहती है, वो डे टू डे टाइम पे उधर उधर नहीं होती रहती, तो इसका मतलब उसमें फ्यूल और फूड नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल और फूड पे तो डेली हंगामा बरसता है, कहते हैं ना हंगामा है क्यों बरपा, ठीक है। तो इस बात से आप ध्यान रखिएगा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो रिफर करती है चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स इन द बास्केट। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड कर देती है फूड्स एंड फ्यूल्स को फ्रॉम द हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ये फूड एंड फ्यूल है ये नॉइस करते हैं, ठीक है, जबकि कोर इन्फ्लेशन क्या लेस वॉलेटाइल होती है, तो उसको आपने ध्यान रखना है। हालांकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वहां पर तो देखिए कोर को ज्यादा मैटर करती है, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में हेडलाइन इन्फ्लेमेशन ज्यादा रिलेवेंट होती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए बेसिक चिंताएं पहले फ्यूल एंड फूड ही होता है। पहले खाना तो मिले, पहले पेट्रोल तो भरवा ले गाड़ी में, तब तो किसी और चीज के बारे में सोचे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक होता है देखिए बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक ऑप्टिमिज्म के बारे में ही इंडेक्स है कि भाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और ये आरबीआई का बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है, नाम से ही पता चल रहा है कैसी उम्मीदें हैं आपकी। ये इंडेक्स इस चीज के बारे में ग्लिम्स देता है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें डिमांड की कंडीशन कैसी रहेगी, ओवरऑल बिजनेस की सिचुएशन, प्रोडक्शन, कितने ऑर्डर बुक हो रहे हैं, कितना कच्चा माल आपके पास है, कितना फिनिश्ड गुड्स है, कितना आपका प्रॉफिट का मार्जिन रहेगा, आपको क्या लग रहा है इस बार कितने ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, इस सब चीजों को ये देखता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं।
ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। बीआई मैंने आपको पढ़ा दिया। तो देखिए जो हमारी ये मॉस्पी है, दरअसल ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में 1999 में आई थी, ठीक है। इसके अंदर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। ये जो मिनिस्ट्री है ये एक नोडल एजेंसी है जो प्लान और ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट करती है कि स्टैटिकल सिस्टम की इन द कंट्री, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अपने स्टेक होल्डर के साथ मिलकर ये काम करती है। इसकी दो विंग है, एक स्टैटिस्टिक विंग है जिसको बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जिसको अभी रिसेंटली उन्होंने नाम चेंज करके बनाया, और दूसरी इनकी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि पीआई विंग है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन विंग है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, उसकी फर्दर दो डिविजन है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और दूसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है एमपी लेड स्कीम किसका पार्ट है। तो देखिए मॉस्पी का पार्ट है, मॉस्पी के अंदर भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है और उसके अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम का पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने गेहूं उगाए, अब वो गेहूं मैंने क्या करिए मंडी में ले जाके रख दिए, उनको मुझे बेचना है, लेकिन अभी मुझे कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा और मंडी से मुझे एक रसीद मिल गई कि हाँ मेरे भैया 100 क्विंटल गेहूं मान लीजिए वहां रखे हैं, ठीक है। तो अब मंडी से जब मुझे पैसा मिलेगा मेरे काम तो तभी हो पाएंगे, लेकिन पैसा मुझे लेट मिलेगा, तब तक मैं अपनी जरूरतों को कैसे पूरे करूं, क्योंकि किसान बड़ी मुश्किल से तो फसलों की कटाई तक पहुंचते हैं, है ना, पैसे की उधारी लेके। जैसे फसल कटने लगती है सारे के सारे लोग पैसा मांगने आ जाते हैं, भाई अब तो फसल कट गई हमारा पैसा वापस कर दो। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जाए तो जो ये रिसिप्ट है जो उसको अपना अनाज मंडी में रखने के बदले मिली है, इस रिसिप्ट को सरकार ने क्या कर दिया है, कानून लाके ट्रेडिड बना दिया है। यानी कि अब आप कहीं पे इस रिसिप्ट को दिखा के कि देखो मेरे पास गेहूं है वहां रखा हुआ है, ये इसकी पर्ची है, लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो या उस रिसिप्ट को देकर वो क्या है उससे पैसा ले लेंगे और बाद में जो दूसरा आदमी है या तो किसान ही उसको पैसा दे देगा या वो दूसरा व्यक्ति या बैंक ही जो है उस रिसिप्ट के द्वारा जाके पैसा ले लेगा। तो इनको ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, राइट। यही सेम प्रक्रिया जो है एमएसएमई वालों के साथ की गई है। एमएसएमई ने मान लीजिए सरकार को अपना कुछ सामान बेचा है, सरकार की तरफ से फंडिंग में मान लीजिए कोई देरी हो रही है, तो एमएसएमई के पास क्या है, रिसिप्ट तो है ना कि उसने सरकार को सामान बेचा है, तो वो रिसिप्ट के जरिए जो है अगला प्रोडक्शन करने के लिए पैसा उठा सकता है। इसी को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे आरबीआई ने जो क्रेडिट चैलेंज फेस किए जाते हैं एमएसएमई सप्लायर्स के द्वारा, उसको खत्म करने के लिए जो इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज है उनको उनके डिस्काउंटिंग को देख लिए क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो जो एमएसएमई उनको टाइमली पेमेंट मिले इसके लिए जो वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको पोस्ट करते हैं सिस्टम पर और उसके बदले उनको क्या है फाइनेंस मिल जाता है कॉम्पिटिटिव रेट पर, ठीक है, ऑक्शन मैकेनिज्म यानी कि जो बोली और गिरवी लगती है उसके द्वारा, ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट आपका क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या होता है, देखिए आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है मानी जाती है 16 से 64 साल की उम्र के जो लोग होते हैं वो आपके क्या है कार्यबल में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। उसके 16 से 64 वाली एज के भी वो लोग जो या तो करंटली काम कर रहे हैं या फिर काम की खोज कर रहे हैं, वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो हाउसवाइफ है या जो 64 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको लेबर फोर्स में नहीं गिना जाता। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर वो वाला सेक्शन है 16 से 64 की उम्र वाला जो है तो काम कर रहा है या काम की इच्छा रखता है उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। तो इसके बारे में देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी काफी सारी चीजें हम कवर करेंगे क्योंकि हमारा जो पॉवर्टी है, ठीक है, इसके अलावा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमारे नेक्स्ट सेक्शन में आएगी और मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो होगा वो लास्ट ही होगा और इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक कंपाइलेशन है वो फिर समाप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए ऐसे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।